आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भाषा कक्षा 8वीं। कक्षा 8वीं का हिंदी विषय भाषा है, जिसका 9वां पाठ है रज्जब चाचा। पाठ का नाम है रज्जब चाचा। इस पाठ को लिखने वाले लेखक हैं व्यथित हृदय। व्यथित हृदय। व्यथित हृदय का परिचय है। व्यथित हृदय जी प्रसिद्ध कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। आपकी कहानियाँ ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद होने के साथ साथ अत्यंत रोचक भी हैं। प्रमुख कृतियाँ हैं आपकी उपनिषदों की श्रेष्ठ कहानियाँ, जीवन रश्मियाँ, भारत छोड़ो, मनुष्य जो देवता बन गए। प्रस्तुत कहानी में कथाकार ने पारंपरिक हुनर, ग्रामीण सामाजिक ताना बाना, आपसी प्रेम, सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, भाईचारा आदि का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। लेखक व्यथित हृदय जी इस कहानी के माध्यम से हमारे ग्रामीण सामाजिक जो ताना बाना है, हमारे देश की जो सांस्कृतिक परंपरा है, उसका वर्णन किया है कि लोगों के अंदर कितना प्रेम है, आपसी प्रेम है, सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, सब चीज़ों का इसमें वर्णन करने का प्रयास किया गया है कि लोग उच्च पदस्थ होकर भी अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति किस तरह से आदर सम्मान व्यक्त करते हैं, इस कहानी के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। तो इसमें इस कहानी में यह बहुत ही दर्शनीय एवं अनुकरणीय है। चलिए हम इस कहानी को देखते हैं। कहानी का नाम है रज्जब चाचा। कहानी को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और फिर इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। तो चलो देखते हैं पहला पैराग्राफ। गांव के एक कोने में रज्जब चाचा का एक छोटा सा मकान। संध्या, सवेरे, दोपहर जब जाओ वे अपने बरामदे में बैठकर कपड़े सीते हुए मिलते हैं। यदि कोई उनसे कहता कि रज्जब चाचा आप थोड़ी देर के लिए विश्राम क्यों नहीं कर लेते, तो वे कहते हैं जिंदगी विश्राम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए मिली है। कहानी की शुरुआत होती है गांव का एक जो है छोटा सा कोना, यानी गांव के कोने में, जहां पर रज्जब चाचा जी का एक छोटा सा मकान है। वहां पर मकान में सुबह शाम दोपहर जब जाओ यानी जब देखो तब वे बैठ कर के बरामदे में कपड़ा सिलते हुए मिलते हैं। यदि कोई उनसे कहता कि रज्जब चाचा ज़रा आराम कर लीजिए, विश्राम का मतलब आराम कर लीजिए, तो वे कहते थे जिंदगी ये आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए नहीं मिली है। हमें जो जीवन मिला है ये काम करने के लिए मिला है। यानी आराम जिंदगी में जो है, हमें जीवन में कुछ करते रहना है, इस जीवन को बेकार नहीं करना है। इस पैराग्राफ के माध्यम से कहा जा रहा है। 7-8 गांव के बीच में रज्जब चाचा ही एक ऐसे हैं जो सिलाई का काम करते हैं। विवाह, शादियों और तीज त्योहारों पर तो उनके पास इतना काम आ जाता है कि उन्हें दम मारने की फुर्सत नहीं रहती। वे रात भर अपने पूरे परिवार के साथ जुटे रहते हैं, फिर भी काम निपटा नहीं पाते। ये जो गांव है, पहले जो है पहले के समय की बात है, यानी 7-8 गांव के बीच में अकेले रज्जब चाचा जी कपड़ा सिलाई का काम करते थे। पहले कपड़ा सिलाई का काम करने वाले बहुत कम थे। वही जो है 7-8 गांव के बीच अकेले कपड़ा सिलते थे। तो अकेले होने के कारण विवाह, शादियों और तीज त्योहारों में उनके घर बहुत सारा काम आ जाता था। हमारे देश में जानते हैं विवाह शादियां ज़्यादातर गर्मी में हुआ करती हैं, तो उस समय सभी लोग कपड़े सिलवाते हैं तो ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, यानी बहुत सारा कपड़ा आ जाता है। इसी तरह तीज त्यौहार के समय भी लोग कपड़े सिलवाते हैं। तो कह रहे हैं कि उस समय इतना सारा काम आ जाता है कि उन्हें दम मारने की भी फुर्सत, यानी थोड़ा भी आराम करने की फुर्सत नहीं मिलती है।
वे पूरे परिवार के साथ, अकेले नहीं, उनके काम में उनका पूरा परिवार भी साथ देता है। यानी पूरे परिवार के साथ दिन रात मेहनत करते हैं, रात भर जुटे रहते हैं, तो भी काम को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, इतना सारा काम हो जाता था। विवाह शादियों के दिनों में लोग रज्जब चाचा को बड़े चाव से बुलाते हैं। यदि वे स्वयं जोड़ा जामा पहनाने के लिए न जाएं तो उनके प्रेमी बुरा मानते हैं और फिर उन्हें उसके लिए उलाहना देते हैं। जोड़ा जामा पहनाने में रज्जब चाचा को घाटा नहीं होता, क्योंकि लोग उन्हें नेग में ऐसी रकम दे देते हैं जो निश्चित रूप से उनके पारिश्रमिक से अधिक होती है। विवाह शादी में जब होती थी, किसी के घर विवाह शादी होता था, तो उसमें रज्जब चाचा की को लोग बड़े प्रेम से, बड़े चाव से, बड़े प्रेम से बुलाते थे और वे लड़के लोग को स्वयं जोड़ा जामा सिलते थे और उसे ले जा कर के अपने हाथों से पहनाते थे। ऐसा उस समय की परंपरा थी। जोड़ा जामा जब शादियां होती थी तो लड़के लोग जोड़ा जामा पहनते थे। एक स्पेशल जो है ये कपड़ा होता था, जो कि बहुत महंगा भी नहीं होता था, उसे जोड़ा जामा कहते थे। तो लोग रज्जब चाचा उसकी सिलाई करते थे और स्वयं ले जा कर के उसे अपने हाथों से पहनाते थे। उन्हें बुलाते थे पहनाने के लिए। अगर वे नहीं जाते थे तो लोग बुरा भी मानते थे और उसका उन्हें उलाहना भी देते थे। अगर वे किसी दूसरे से भेज देते थे या दे देते थे, खुद पहनाने नहीं जाते थे, तो लोग उसका बुरा भी मानते थे। कह रहे हैं कि जोड़ा जमा पहनाने में रज्जब चाचा जी को कोई घाटा भी नहीं था, कोई नुकसान भी नहीं था। यानी जाकर वे जोड़ा जमा पहनाते थे तो उनको फ़ायदा ही होता था, क्योंकि लोग उन्हें नेग में नहीं, विवाह शादी में लोग जो है नेग देते हैं, यानी कुछ पैसा देते हैं उपहार के रूप में, उसी को नेग कहते हैं। तो इतना नेग में रकम दे देते थे कि निश्चित रूप से उनके उस पारिश्रमिक पारिश्रमिक यानी मेहनत का, यानी जो मजदूरी या कह सकते हैं कि जो उनका मेहनत होता था उससे अधिक ही होता था। जितना उनका काम के बदले पैसा मिलना चाहिए था उससे अधिक ही उनको मिल जाता था। तो इस तरह से उनको जाकर जोड़ा जामा पहनाने में कोई नुकसान नहीं था, उल्टा उनको फ़ायदा भी था और लोग खुश भी होते थे। बात आगे बढ़ रही है, देखते हैं। 75 को पार कर गए हैं, अब भी सुई के छेद में बिना चश्मे के ही धागा डाल लेते हैं, लंबा अंगरखा पहनते हैं, सिर पर सादी टोपी लगाते हैं, घर पर रहते हैं तो पैरों में लकड़ी की चट्टी पहनते हैं और कहीं जाना होता है तो पैरों में मोटे चमड़े की चप्पलें डाल लेते हैं। रज्जब चाचा जी के बारे में कहा जा रहा है कि 75 को पार कर गए हैं, अब उनकी उम्र 75 साल से अधिक हो गई है। सोचिए 75 साल के हो गए हैं, फिर भी कहा जा रहा है कि अब भी सुई के छेद में, कपड़े सिलने के लिए पतली सी सुई होती है जिसे बटन वगैरह लगाया जाता है, आप जानते हैं कि सुई के छेद में आज भी बिना चश्मे के धागा डाल लेते हैं। आज के ज़माने में आप जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगाना पड़ जा रहा है, लेकिन उस ज़माने में, यानी उस समय उनके ज़माने में ऐसा जो है उन लोगों का रहन सहन था गांव के लोगों का कि 75 साल की उम्र होने के बावजूद भी उनको इतनी रोशनी थी कि छोटी सी सुई में वो धागा डाल लेते थे बिना चश्मे के। लंबा अंगरखा पहनते थे, उनका पहनावा जो है लंबा अंगरखा, यानी कुर्ता जो होता था उनका लंबा होता था, नीचे तक पहनते थे। सिर पर सादी टोपी लगाते हैं, जो है उनका सिर पर भी एक सादी टोपी लगाते हैं। घर पर रहते हैं तो पैरों में लकड़ी की चट्टी पहनते हैं। जब घर पे रहते हैं पहले लोग लकड़ी की एक पतली सी चट्टी की जैसा होती है जो कि पीछे से खुली रहती है, उसे पहनते थे। और कहीं जाना होता था तो पैरों में मोटे चमड़े की चप्पलें डाल लेते थे। अगर कहीं बाहर जाना होता था तो पहले चमड़े की चप्पलें बना करती थी ज़्यादातर, तब उसे पहन लेते थे। आगे है, रज्जब चाचा ने जब से होश संभाला तब से ही वे बरामदे में बैठकर कपड़े सीते चले आ रहे हैं। युग बदल गया, लोग धरती पर से चंद्रलोक में चले गए।
पर रज्जब चाचा की मशीन में परिवर्तन नहीं हुआ। वही छोटी मशीन जो उनके बचपन में थी आज भी उनके पास है। रज्जब चाचा के समान वह भी बड़ी तेज चलती है। यदि कभी वह बिगड़ जाती है तो रज्जब चाचा उसे अपने हाथों से ही ठीक कर लेते हैं। वे कहते हैं इस मशीन से उन्हें बड़ा लगाव है। इसके साथ रहते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बहुत से दिन देखे हैं। इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि रज्जब चाचा ने जब से होश संभाला, यानी जब से वो थोड़ा सा होशियार हुए हैं, काम करने लायक हुए हैं, तब से वे इस सिलाई का काम कर रहे हैं। यानी उसी बरामदे में बैठकर कपड़े सिलते चले आ रहे हैं, सिलाई का काम करते चले आ रहे हैं। युग बदल गया, यानी ज़माना बदल गया। आप जानते हैं कि धीरे धीरे संसार में या देश में परिवर्तन आया। आज़ादी के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदल गई। विज्ञान ने बदलाव लाया, मशीन का युग आया, तो लोग धरती पर से चंद्रलोक चले गए। यानी बहुत सारा चीज़ें परिवर्तित हुआ। वैज्ञानिक युग में मशीनरी युग का ज़माना आया तो बहुत सारा चीज़ बदल गया। हाँ, लोग धरती पर से चंद्रलोक चले गए, पर रज्जब चाचा की मशीन में परिवर्तन नहीं हुआ। यानी जो मशीन पैर से चला करती थी अब मोटर से चलने लगी। बहुत सारी चीज़ें बदल गई, लेकिन वो रज्जब चाचा की जो छोटी सी मशीन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही छोटी मशीन जो उनके बचपन में थी, यानी जो शुरुआत में उनके पास थी, वही छोटी सी मशीन आज भी उनके पास है। रज्जब चाचा के समान वह भी बड़ी तेज चलती है। यानी वो छोटी सी मशीन बहुत ही अच्छी है, बहुत तेज चलती है। और कह रहे हैं कि यदि कभी वह बिगड़ भी जाती है तो रज्जब चाचा जी अपने हाथों से ही उसे ठीक कर लेते हैं। वे कहते हैं कि इस मशीन से उन्हें बड़ा लगाव, यानी मशीन और रज्जब चाचा के बीच बड़ा ही आपसी प्रेम है, बड़ा ही लगाव है। कह रहे हैं कि इसके साथ रहते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, यानी सुख दुख देखे हैं, और वो बीत गए। यानी उसी मशीन से उन्होंने अपने जीवन को बिता दिया, सारे सुख दुख झेल लिए हैं। रज्जब चाचा का घर अपने गांव में अपने मजहब का अकेला घर है। पूरा गांव हिंदुओं का है, पर रज्जब चाचा कभी ऐसा अनुभव नहीं करते कि वे गांव में अकेले हैं। वे पूरे पूरे गांव को अपना कुनबा और पूरे गांव के धर्म को अपना मजहब मानते हैं। गांव के छोटे बड़े सभी लोग उनका बड़ा आदर करते हैं। गांव में जब कभी किसी बात पर झगड़ा खड़ा होता है, रज्जब चाचा पहले बुलाए जाते हैं। रज्जब चाचा किसी भी मामले के संबंध में जो कुछ निर्णय कर देते हैं, फिर किसी में साहस नहीं होता कि वह उसे बदले या न माने। रज्जब चाचा जी के बारे में कहा जा रहा है कि केवल वो सिलाई का ही काम नहीं करते हैं। रज्जब चाचा का घर अपने गांव में, यानी उस गांव में अकेले अपने मजहब के व्यक्ति हैं। उनका मजहब जो है, यानी वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, और बाकी जो है पूरे गांव के लोग हिंदू धर्म के हैं। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि उन्हें ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ, कभी महसूस नहीं हुआ कि वे अकेले गांव में हैं। उनका चाहे कुछ भी मजहब हो, कुछ भी धर्म हो, लेकिन पूरा गांव जो है उनका कुनबा है, यानी उनका ही जो है ख़ानदान है, उनका ही गांव है। और उन जो गांव का पूरे गांव के धर्म को, यानी वो अपना ही मजहब मानते हैं, कोई अलग नहीं है। इतना जो है आपसी गांव के लोगों में आपसी प्रेम व्यवहार है। इस तरह से इस यहाँ पे कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है कि कोई अलग नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। सब जो है एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यानी रज्जब चाचा जी से इतना लगाव है लोगों से, और लोगों का रज्जब चाचा जी से, कि कोई एहसास ही नहीं होता कि कोई अलग है। वो रज्जब चाचा जी पूरे गांव को अपना कुनबा, यानी अपना ख़ानदान, अपना जो है मानते हैं, और पूरे गांव के धर्म को अपना ही मजहब मानते हैं। गांव के छोटे बड़े लोग
उनका बहुत ही आदर सम्मान करते हैं। कह रहे हैं कि चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी लोग रज्जब चाचा का बड़ा ही आदर करते हैं, बड़ा ही सम्मान करते हैं। और गांव में जब कभी किसी बात पर झगड़ा विवाद होता है किसी के बीच में, तो उस समय रज्जब चाचा जी सबसे पहले बुलाए जाते हैं। यानी सिलाई का काम करते हुए वो सामाजिक ताना बुना भी बहुत आसानी से निपटाते हैं। यानी समाज में भी वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। तो रज्जब चाचा को झगड़ा वगैरह होता था तो सबसे पहले बुलाया जाता था। और रज्जब चाचा जी किसी भी मामले के संबंध में जो कुछ निर्णय कर देते थे, यानी मामले को सुनते थे, फैसला भी करते थे, और जो कुछ निर्णय वो कर देते थे, फिर किसी में साहस नहीं होता कि वह उसे बदले या न माने। यानी यो समझा बुझा के जो भी निर्णय कर देते थे दोनों पक्षों के बीच में, उसको सभी लोग मान लेते थे। किसी को साहस हिम्मत नहीं होती थी कि उसको बदले या न माने। पूरे गांव के लोग उनके निर्णय को जो है मानते थे, इतना सम्मान करते थे उनका। अपने गांव में ही नहीं, दूर दूर के दूसरे गांव में भी रज्जब चाचा की बड़ी प्रतिष्ठा है। वे जहां कहीं भी पहुंच जाते हैं, लोग बड़े प्रेम से उनका आदर सम्मान करते हैं। होली, दिवाली और दशहरे पर दूर दूर के गांव से उनके पास पकवान पहुंचते हैं। वे स्वयं भी ईद, बकरीद आदि के अवसरों पर बहुत से लोगों के पास सेवइयाँ और मिठाइयाँ भेजा करते हैं। कह रहे हैं कि अपने गांव में ही नहीं, रज्जब चाचा की जो जान पहचान है, चूँकि वो 7-8 गांव के बीच में अकेले व्यक्ति हैं ये काम करने वाले, और सारे गांव अलग अलग गांव के लोग से भी उनकी जान पहचान है, वहाँ भी उनका मान सम्मान है, बड़ी प्रतिष्ठा है। तो वे जहाँ कहीं भी पहुँच जाते थे, लोग बड़े प्रेम से उनका आदर सम्मान करते हैं। होली, दिवाली और दशहरे पर जो हमारे देश के मुख्य त्यौहार हैं, दूर दूर के घरों से उनके पास, उनके घर पर पकवान लोग पहुंचते थे। और वे केवल लेते ही नहीं थे, कह रहे हैं कि वे स्वयं भी ईद, बकरीद के समय पर अपने घरों से सेवइयाँ और मिठाइयाँ लोगों को भेजा करते थे। जब वे त्यौहार मनाते थे ईद, बकरीद का, तो इस अवसर पे वे भी सेवइयाँ और मिठाइयाँ लोगों को भेजा करते हैं। तो इस तरह से आपसी सौहार्द दर्शाया गया है कि एक दूसरे के तीज त्यौहार में भी लोग कैसे शामिल होते हैं, किसी में ऐसा आपसी भेद नहीं है। रज्जब चाचा की जवानी के दिन थे। गांव के ठाकुर सूरज भान के लड़के का विवाह था। सूरज भान का लड़का माता प्रसाद गौर वर्ण का हंसमुख, सुशील और पढ़ा लिखा युवक था। रज्जब चाचा बड़े चाव से विवाह का जोड़ा जामा लेकर ठाकुर के आंगन में पहनाने के लिए उपस्थित हुए। अब जो है इस कहानी में थोड़ा सा रज्जब चाचा के जवानी के दिन की बात बताई जा रही है। रज्जब चाचा के जवानी के दिन थे, उस समय रज्जब चाचा जवान थे। गांव के ठाकुर सूरज भान के लड़के का विवाह था, और सूरज भान का लड़का, यानी लड़की का नाम माता प्रसाद है, लड़का माता प्रसाद गौर वर्ण, यानी गोरे रंग का हंसमुख और सुशील और पढ़ा लिखा युवक नौजवान लड़का था। यानी बहुत सुंदर, हंसमुख और सुशील पढ़ा लिखा नौजवान युवक था सूरजभान का लड़का, जिसका नाम माता प्रसाद है। रज्जब चाचा बड़े चाव से विवाह का जोड़ा जामा लेकर के ठाकुर के आंगन में पहनाने के लिए उपस्थित हुए थे। रज्जब चाचा ने जब अपने हाथों से दूल्हे को जोड़ा जामा पहनाकर उसे तैयार किया, तो ठाकुर की बाँछें खिल गई। ठाकुर बाग बाग होकर बोल उठे, रज्जब चाचा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे बनाए हुए जोड़े जामे में तो मेरा बेटा ऐसा फब रहा है मानो इंद्र हो। यानी शादी में रज्जब चाचा ने अपने हाथों से, अभी आपने पढ़ा कि जोड़ा जामा बनाते थे और ले जा कर के खुद पहनाते थे। तो रज्जब चाचा सूरजभान के लड़के को भी जोड़ा जामा लेकर के आए हैं और पहना करके अपने हाथों से तैयार करके दूल्हे को जोड़ा जामा पहना करके तैयार कर देते हैं। उस समय जब ठाकुर
सूरजभान जिस देखते हैं अपने बेटे को तो उनकी बाँछें खिल जाती हैं, बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। यानी उस जोड़ा जामा में उन्हें अपना बेटा बहुत सुंदर लग रहा है। ठाकुर बाग बाग होकर बोल उठे, यानी बहुत ही खुश हो गए और बोल उठे, रज्जब चाचा तुमने तो कमाल कर दिया। रज्जब चाचा कि आपने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे बनाए हुए जोड़े जामे में तो मेरा बेटा जैसा ऐसा फबरा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मानो इंद्र हो, इंद्र के समान, देवता के समान लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। बहुत ही खुश हो गए सूरजभान जी। रज्जब चाचा बोल उठे, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर ठाकुर, खुदा की मेहर हुई तो तुम्हारा बेटा सचमुच इंद्र ही होगा। युवक माता प्रसाद ने रज्जब चाचा के पैर छुए। रज्जब चाचा ने प्रसन्न होकर उसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम सचमुच इंद्र बनकर अपने देश का नाम रोशन करो। ठाकुर ने प्रसन्न होकर रज्जब चाचा को पूरे 100 रुपए का नोट न्यौछावर में दिया। जब सूरजभान ने कहा कि मेरा बेटा तो मानो इंद्र लग रहा है, तो रज्जब चाचा भी बोल उठे कि आपके मुंह में घी शक्कर हो, यानी जो आप बात कह रहे हैं वह सत्य हो जाए तो खुदा करें, खुदा मेहर हुई तो, यानी खुदा की जो है मेहरबानी हुई, भगवान का शुक्र हुआ तो तुम्हारा बेटा सचमुच इंद्र ही होगा। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर हो, ऐसा ही हो, और तुम्हारा बेटा सचमुच भगवान की कृपा होगी तो इंद्र ही होगा। युवक माता प्रसाद ने जो है रज्जब चाचा के पैर छुए। पहले की परंपरा थी कि किसी भी बड़े को लोग सम्मान से पैर छूते थे, तो माता प्रसाद जी जो कि दूल्हा बना हुआ है इस समय, उसने रज्जब चाचा जी का पैर छुआ। जब किसी की शादी विवाह होती थी कोई, तो उस समय जो है बड़ों का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता था। लोग इस तरह से लोगों का, बड़ों का आशीर्वाद भी लेते थे। तो युवक माता प्रसाद ने रज्जब चाचा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। रज्जब चाचा ने प्रसन्न होकर उनके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा। आशीर्वाद दिया रज्जब चाचा ने, और तुम सचमुच इंद्र बनकर अपने देश का नाम रोशन करो। ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इंद्र के जैसा तुम बनो और देश का, अपना और अपने देश का नाम रोशन करो। ठाकुर ने प्रसन्न होकर रज्जब चाचा को पूरे 100 रुपए का नोट न्यौछावर में दिए। अब 100 रुपए जो है खुश होकर के 100 रुपए की नोट न्यौछावर, यानी जो है उस समय जो विवाह शादी में पैसा दिया जाता था उसको नेग या न्यौछावर कहते थे। तो खुश होकर के ठाकुर जी ने 100 रुपए की नोट दिए। आप कहेंगे 100 रुपए का क्या महत्व है, लेकिन उस जमाने में यानी रज्जब चाचा जब जवान थे उस समय इस 100 रुपए का बड़ा ही महत्व था। 100 रुपए की नोट होना एक आम आदमी के पास बड़ी मुश्किल की बात थी। तो किसी बड़े आदमी के पास ही 100 रुपए की नोट हुआ करती थी, और ये 100 रुपए बहुत ही कीमती हुआ करता था। आज 100 रुपए की कीमत किसी को बहुत कम लगती है, लेकिन उस ज़माने में 100 रुपए की कीमत बहुत अधिक हुआ करती थी। आज की 10-20 हज़ार, 10 हज़ार भी समझ सकते हैं कि 10,000 के लगभग रही होगी। रज्जब चाचा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हुए अपने घर चले गए। रज्जब चाचा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हुए अपने घर चले गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। माता प्रसाद ने वकालत पास की। वह शहर में वकालत करने लगा। कुछ दिनों के पश्चात वह शहर में ही बस गया। ठाकुर साहब की मृत्यु हो गई। पर युग की रफ्तार ने उन पर ही नहीं उनके काम पर भी प्रभाव अवश्य डाला। काम तो अब भी उनके पास बहुत आता है, पर अब गांव में बहुत से लोग पैदा हो गए हैं, ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अपने कपड़े शहर में सिलवाने लगे हैं। तो रज्जब चाचा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए अपने घर चले गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे दिन बीतते गए, समय बीतता गया। माता प्रसाद ने वकालत पास की, पढ़ाई लिखाई और आगे तक बढ़ाई और वकालत की पढ़ाई की। वह शहर में वकालत करने लगे, शहर में वकालत भी करने लगे।
और कुछ दिन के पश्चात गांव छोड़ करके वो शहर में ही बस गए और ठाकुर साहब की यानी उनके पिता की मृत्यु भी हो गई उसी समय दौरान। पर युग की रफ्तार ने उन पर ही नहीं उनके काम पर भी प्रभाव अवश्य डाला। धीरे धीरे समय में बदलाव हो रहा था, तो इस समय के बदलाव जो हो रहा था उसका प्रभाव रज्जब चाचा पर ही नहीं उनके काम पर भी पड़ा। यानी काम तो अब भी उनके पास बहुत आता है, पर अब पहले जैसा नहीं आता है। अब गांव के में बहुत सारे ऐसे लोग यानी नया जनरेशन जो आया है, वे लोग जो है अब अपने कपड़े शहर में सिलवाने लगे हैं। पहले सारे के सारे गांव के लोग रज्जब चाचा से ही कपड़े सिलवाते थे, लेकिन अब नई जनरेशन जो है उनको रज्जब चाचा के सिले हुए कपड़े अब उनको कम पसंद आने लगे हैं। वे लोग मॉडर्न जो है बन गए हैं और अपने कपड़े शहर में सिलवाने लगे हैं। रज्जब चाचा बदलते हुए जमाने की निंदा तो कभी नहीं करते, पर वे जमाने के प्रभाव में आकर अपनेपन को छोड़ना भी पसंद नहीं करते। वे मुसलमान अवश्य हैं, पर वे अपने को किसी से अलग नहीं मानते। उनका कहना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो धरती की देन है, खुदा तो केवल इंसान पैदा करता है। रज्जब चाचा जी बदलते हुए ज़माने की कभी निंदा नहीं की, यानी क्यों लोग बदला हुआ, क्यों लोग उनसे कपड़े नहीं सिलवाते हैं, वे किसी की निंदा कभी नहीं की। वे अपनी और अपनेपन को भी छोड़ना पसंद नहीं किया। वे जो जैसे थे अपनेपन जैसे थे वैसे ही रहना पसंद करते थे। तो वे मुसलमान अवश्य थे, मुसलमान अवश्य हैं, लेकिन वे अपने को किसी से अलग नहीं मानते थे, सभी को अपना ही मानते थे। उनका कहना था कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यानी जो धर्म बने हुए हैं ये तो धरती की देन है, इसमें न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है। ये तो हमारी आपसी जो है ये समझ है। खुदा यानी भगवान तो केवल इंसान पैदा करता है, ये धर्म तो हम लोग बनाते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे का भाग हम दूसरे सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।